हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर स्वागत है आपका नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्नों की सीरीज चलाएंगे और जो आने वाली जो भी महत्वपूर्ण परीक्षा होंगी जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस या और भी किसी भी विभाग की परीक्षा होंगी उनमें सब में क्या होगी, ये कारगर सिद्ध होगी। तो इसमें देखो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न को बहुविकल्प के रूप में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, और फिर उसकी व्याख्या देखेंगे। फिर इस टॉपिक को उसी से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित किस नाम से भी जाना जाता है? विमुद्रीकरण अभी ये हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा भी गया था, जो निरस्त हो गई है परीक्षा, उसमें ये सवाल आया था। क्योंकि टॉपिक मेंशन है, टॉपिक दिया हुआ विमुद्रीकरण, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इसकी जानकारी आज हम करेंगे। पहले इसका उत्तर जानेंगे। विमुद्रीकरण मतलब डिमोनेटाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन। तो इसको पूछा इसका आमतौर पर नाम क्या है, ठीक है, सामान्य नाम, लोकप्रिय नाम। तो पहला विकल्प दिया इसमें नकदी, दूसरा नाम नई मुद्रा, एक नाम नोटबंदी और एक नाम दिया है कोई मुद्रा नहीं, ठीक है। तो अगर इस प्रश्न की बात करें हम, तो इसका सही उत्तर बैठेगा इसमें नोटबंदी। इसको आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? नोटबंदी के नाम से। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे कि विमुद्रीकरण कौन सी प्रक्रिया है, क्या ये, और क्यों इसको लाया जाता। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप याद रखना, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में काले धन का प्रसार अधिक हो जाता है, काले धन का प्रसार अधिक हो जाता है, काला धन मतलब ब्लैक मनी, काला धन, इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, ठीक है। ब्लैक मनी एक ऐसा धन होता है जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता, जिसको किससे छुपा कर रखा जाता है? सरकार से, ठीक है, इस पर कर टैक्स नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ऐसा धन जो अवैध रूप से कमाया जाता और उस पर टैक्स भी नहीं दिया जाता, सरकार की गिनती में नहीं रखा जाता, उसको बोलते हैं काला धन। तो जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में काले धन का प्रसार अधिक हो जाता है तो उस समय सरकार उस काले धन को अर्थव्यवस्था से बाहर कराने के लिए एक प्रक्रिया अपनाती है। उस प्रक्रिया को ही बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। इससे क्या होता है, जिस पर भी ऐसा काला धन होता है, ऐसा काला धन होता है, क्योंकि सरकार इसमें क्या कर देती है? नोटबंदी कर देती है। तो जो भी व्यक्ति काला धन रखेगा, मोस्टली आप जानते हो जो बड़े नोट होते हैं, अब कोई काले धन को 10 रुपये 20 रुपये के रूप में तो रखेगा नहीं, तो बड़े रुपए के रूप में रखेगा, जैसे 1000 रुपये का नोट, 2000 रुपये का नोट या 500 रुपये का नोट जब उस समय चलते थे, ठीक है, क्योंकि ब्लैक मनी को ऐसे ही छुपाया जाता। तो सरकार नोटबंदी कर देती है। जिस व्यक्ति के पास ये धन होता, काला धन, क्योंकि आदेश दिया जाता है कि वो उस एक तारीख रख दी जाती है, उस तारीख तक उस धन को जमा करा दे बैंकों में। तो जिसके पास काला धन होता वो पहुंच ही नहीं पाता बैंकों के पास, तो वो अर्थव्यवस्था से ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? धन बाहर हो जाता। तो काले धन के प्रसार को रोकने के लिए, काले धन के प्रसार को रोकने के लिए ऐसा करते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है काले धन के प्रसार को रोकना, विमुद्रीकरण या नोटबंदी कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में हम डिमोनेटाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भारत में अब तक कुल कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ, तो सवाल ये दो तरह से आ सकता है। एक तो आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद कितनी बार इस प्रक्रिया को अपनाया गया सरकार द्वारा, और दूसरा पूछा जा सकता है कि कुल कितनी बार हुआ। तो इसमें हम देखो याद रखेंगे 2-3 बातें। जो पहली बात है याद रखनी है आपको, पहला पॉइंट कि सर्वप्रथम अगर पूछा कि भारत में सर्वप्रथम कब हुआ, सर्वप्रथम का मतलब यहाँ पर यह है कि चाहे आज़ादी से पहले की भी बात करें, ठीक है, जब हम 1947 से पहले आज़ाद नहीं थे, अंग्रेजों के अधीन थे, उसकी भी बात करें, तो सबसे पहले 1946 में इस प्रक्रिया को अपनाया गया था, विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को सर्वप्रथम अपनाया गया था। और दूसरी बात जो याद रखनी है, उस समय आरबीआई के गवर्नर जो थे, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सवाल ये भी पूछा था कि जब 2016 में नोटबंदी हुई, विमुद्रीकरण हुआ, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, या ऐसे पूछ सकता उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो हम बात करेंगे 1946 की, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख, ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखना।
1946 में। और 1946 में मार्केट से 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोट, 500, 1000 और 10,000 के नोट क्या कर दिए गए थे, प्रचलन से बाहर कर दिए थे, यानी ये नोट बंद कर दिए गए थे। फिर 1954 में दोबारा से 10,000 का नोट स्टार्ट करा, 5,000 का भी, ठीक है। तो पहला तो विमुद्रीकरण ये हुआ 1946 में सर्वप्रथम। फिर अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार हुआ, तो स्वतंत्र भारत में अब तक 2 बार विमुद्रीकरण हो चुका है मुद्रा का, जिसमें पहला स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण 1978 में माना जाएगा, जो ओवरऑल दूसरा रहेगा। आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद की बात करेंगे तो कब हुआ था, 1978। और सरकार किसकी थी, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और पूछा जाए उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, हम लेके चल रहे हैं, ऐसा पूछा जा सकता। तो आरबीआई के गवर्नर उस समय कौन थे, आईजी पटेल, आईजी पटेल। और उस समय अर्थव्यवस्था से 1000, 5,000 और 10,000 के नोट क्या कर दिए थे, बैन। 1000, 5,000, 5K लिख देता हूं, ठीक है, और 10,000, 10K, ये नोट क्या कर दिए थे, बंद करा दिए थे। और एक तो अभी हमारे सामने ही हुई है, ठीक है, 8 नवंबर 2016 को, जो एक विमुद्रीकरण कब हुआ, 8 नवंबर 2016 को। आपको याद होगा पीएम कौन थे, मोदी जी, ठीक है, मोदी जी ने करा था, जब 500 और 1000 के नोट को प्रचलन से बाहर करा गया था। कौन से नोट, 500 और 1000 के नोट। और आरबीआई का गवर्नर कौन था उस समय, अगर पूछ लिया जाए तो आरबीआई का गवर्नर थे उर्जित पटेल, उर्जित रविंद्र पटेल, जिनका पूरा नाम था उर्जित पटेल, ठीक है। तो विमुद्रीकरण से क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी जब आने वाली परीक्षा होगी तो फिर 19 आपका तो 2016 से पूछे सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा कि यही क्वेश्चन था विमुद्रीकरण का लोकप्रिय नाम, नोटबंदी। एक पेपर एक सेट में पूछा फिर के कौन कौन से नोट बाहर हुए, 500 और 1000 के। फिर पूछा कौन प्रधानमंत्री थे, मोदी जी। फिर पूछा क्वेश्चन कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे 2016 में, तो उर्जित आर पटेल। ऐसे ही हमें 1978 याद रखने और 1946 वाला भी एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। क्लियर है। विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी, काले धन को के प्रसार को रोकने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई। पहला ऑप्शन है शिवरामन समिति, दूसरा ऑप्शन केलकर समिति, तीसरा हजारी समिति, और चौथा ऑप्शन है हिल्टन यंग समिति। तो सबसे पहले देखो, इसमें से अगर चारों में से एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा आपको, तो इसकी स्थापना हुई थी हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। अगर हम और विकल्प की बात करें तो ध्यान ना, शिवरामन समिति जो इसकी सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई थी, तो नाबार्ड बैंक की स्थापना, किसकी, नाबार्ड की स्थापना 1982 में, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी, जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको नाबार्ड। तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। केलकर समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था, भारत में जीएसटी लागू हुआ था। यह क्वेश्चन भी यूपी पुलिस ने पूछा था, ठीक है ना। केलकर समिति, केलकर टास्क फोर्स जिसको बोलते हैं, तो इस समिति की इसने ही सर्वप्रथम सिफारिश करी थी कि भारत में जीएसटी कर लाया जाए। और हजारी समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था, हजारी समिति की सिफारिश पर जो 1969 में जो माननीय प्रधानमंत्री थी तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 14 बैंकों का क्या करा था, राष्ट्रीयकरण। तो ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है, ठीक है। तो ये चारों विकल्प हो जाएंगे। अब इसमें हम आरबीआई के संबंधित और भी कुछ फैक्ट जानेंगे, ठीक है, जिसमें याद रखना आप आरबीआई से संबंधित अन्य फैक्टों में जो याद रखने कि आरबीआई की स्थापना जो हुई थी, एक क्वेश्चन तो आपने याद कर लिया, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर, और एक एक्ट पारित हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। ये सवाल बार बार आता है एग्जाम में,
कब हुआ था? 1934। 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। और इस एक्ट को पारित कराने में डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। कई बार क्वेश्चन ये भी आता, उस महापुरुष का नाम बताइए जिसने आरबीआई की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो आपको आंसर क्या देना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी ही सिफारिश पर या इनके योगदान के कारण ही ये एक्ट पारित हुआ और फिर आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1934, ठीक है, सॉरी 1935। 34 में एक्ट आया था और 35 में क्या थी? स्थापना 1935, ठीक है। अब पहले ये निजी बैंक के रूप में था, ठीक है ना, और प्रारंभ में इसका मुख्यालय भी कहां था? कोलकाता। और 1937 में शिफ्ट हुआ मुंबई। तो अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो पहले कहां था? कलकत्ता में था, ठीक है, कहां था? कलकत्ता में था। और 1937 में कहां ट्रांसफर करा गया? मुंबई। तो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कहां है? मुंबई, भारत की वाणिज्यिक राजधानी में, मुंबई में, ठीक है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रखना आरबीआई से संबंधित। एक क्वेश्चन आता कि भारत के अतिरिक्त आरबीआई ने किन 2 देशों के लिए केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई थी जब उन देशों में बैंक नहीं थे? तो आप जानते हो आरबीआई भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है, सबसे बड़ा बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक है। तो इसने किन 2 देशों के लिए केंद्रीय बैंक की काम करा था? तो सही आंसर है अफगानिस्तान और म्यांमार। आंसर क्या दोगे? अफगानिस्तान और म्यांमार, इन 2 देशों के लिए भी ये केंद्रीय बैंक की भूमिका अदा कर चुका है। कौन? आरबीआई। आरबीआई को देखो हम किस नाम से भी जानते हैं? इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक, ठीक है, क्योंकि सभी बैंकों में सर्वोपरि है, ये केंद्रीय बैंक है। दूसरा, इसको सरकार का बैंकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकार का बैंकर। और एक इसको अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता। आपने नॉर्मली एक सवाल सुना होगा बचपन में भी, कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भारत सरकार का और राज्य सरकारों के खाते होते हैं। इंडिविजुअली कोई पर्सन, कोई व्यक्ति इसमें खाता नहीं खोल सकता, आरबीआई, ठीक है। और भारत में आरबीआई का काम क्या है? मुद्रा का निर्गमन करना। क्या करना? मुद्रा का निर्गमन करना। सभी नोट किससे? आरबीआई निकालता है, ठीक है। साथ ही साथ मौद्रिक नीति का निर्धारण करना भी किसका काम है? आरबीआई का। आरबीआई का प्रतीक अगर पूछा जाता है, सिंबल, तो खजूर का पेड़ व बाघ, ठीक है। तो इसमें हमने जाना किसके बारे में? आरबीआई के बारे में। किस समिति की सिफारिश पर हुआ? दोबारा से दोहराएंगे, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर, ठीक है। आरबीआई एक्ट कब आया? 1934, 1934 एक्ट पूछा जाए। किस महापुरुष का योगदान रहा है? डॉक्टर अंबेडकर जी का। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता में है, था पहले। 1937 में शिफ्ट हुआ मुंबई में, तब से मुंबई है। केंद्रीय बैंक है। अफगानिस्तान और म्यांमार के लिए भी इसने केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई है, ठीक है। बैंकों का बैंक, ठीक है, सरकार का बैंकर, अंतिम ऋणदाता इसको कहा जाता है। साथ ही साथ देखो, ध्यान देना इसका जो राष्ट्रीयकरण, क्योंकि ये प्रारंभ में निजी क्षेत्र के रूप में था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण करा गया। एक तारीख ये भी याद रखना, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट पूछ लिए जाते हैं किससे? आरबीआई से। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था उदाहरण है, ठीक है। बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, पुलिस में भी पूछा गया था और पूछा जाता है बार बार एग्जाम में ये, ठीक है। पहला ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, और चौथा समानांतर अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है। तो सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसा उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो इसको समझेंगे हम, इसको हम जानेंगे। देखो
अगर हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था की, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखो, समाजवाद का क्या उद्देश्य होता है? सबका साथ सबका विकास, यानी जन कल्याण करना, ठीक है ना। और जो नागरिक होते हैं देश के, उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। न्यूनतम आवश्यकताओं में क्या आती है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका जो स्वामित्व होता है, ठीक है ना, स्वामित्व किसके पास होता है? सरकार के पास। किसके पास होता? सरकार के पास। जितने भी देश में संसाधन रहेंगे, क्या रहेंगे? रिसोर्सेस, संसाधन, उन सभी संसाधनों पर किसका नियंत्रण रहेगा? सरकार का नियंत्रण रहता। कौन सी अर्थव्यवस्था में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इसका मुख्य उदाहरण क्या पढ़ते थे? पूर्व सोवियत संघ या रूस, इसका एक प्रमुख उदाहरण था, ठीक है। तो स्वामित्व, सरकार का नियंत्रण, और दूसरी तरीके से बोल सकते हैं इसका क्या उद्देश्य होता है? सभी नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। क्या करना? न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आवश्यकताओं की पूर्ति करना कौन कौन सी होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। और अब इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को भी शामिल करते हैं हम, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। तो याद रखना। दूसरा याद रखना कि ये एक प्रकार की गैर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है। क्या है? बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है। और इसी की जब इंटेंसिटी, तीव्रता ज्यादा हो जाती तो इसी का एक रूप निकल के आता है साम्यवाद, जो चीन है। साम्यवाद का उदाहरण कौन है? चीन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखेंगे हम। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता। किसका होता? निजी क्षेत्र का, यानी प्राइवेट क्षेत्र का। प्राइवेट क्षेत्र का अस्तित्व होता। और देश के संसाधनों पर किसका अधिकार होता? प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। जितने भी पश्चिमी देश हैं, जिसमें यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी किसके उदाहरण हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो अधिक से अधिक धन कमाना होता है। क्या होता? अधिक से अधिक धन कमाना। और ये किस पर आधारित होती है? ये मांग और पूर्ति पर आधारित होती है। मांग व पूर्ति, डिमांड और सप्लाई पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक दोष भी होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बताया जाता है धन का केंद्रीकरण हो जाता है, आर्थिक असमानता आ जाती है, ठीक है। गरीब जो है और गरीब होता चला जाता, और जो अमीर वर्ग होता वो क्या होता? और अमीर होता चला जाता। यानी पूंजीपतियों की समर्थित है ये कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जिसमें दोनों ही पाई जाती हैं, जिसमें निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट प्लस कौन सा? सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर। दोनों का क्या होता? सहअस्तित्व। सहअस्तित्व होता। वो क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे भारत की इकोनॉमी है। भारत में जो मोबाइल सेवाएं हैं वो सरकारी कंपनी बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड भी उपलब्ध कराती है, और जियो, ठीक है ना, रिलायंस जियो भी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो ये याद रखना, भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिश्रित। समानांतर अर्थव्यवस्था, देखो ये अर्थव्यवस्था का कोई प्रकार नहीं है। जब अर्थव्यवस्था में काले धन का प्रसार बहुत ज्यादा हो जाता तो ऐसी अर्थव्यवस्था समानांतर अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये किससे संबंधित है? काले धन के प्रसार से, ठीक है ना। जब प्रसार ज्यादा हो जाता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? समानांतर अर्थव्यवस्था। एक अर्थव्यवस्था का और प्रकार आता है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे। बंद अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? कौन सी अर्थव्यवस्था? बंद, क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो बंद अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन जो इससे पूछा गया है वो पूछा जाता ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही बंद होते हैं, ठीक है, क्लोज होते हैं। वो क्या कहलाती है? ना तो निर्यात होता है इस ऐसी और न आयात, न निर्यात न आयात। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद होते हैं तो वो कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। क्या कहलाती है?
बंद अर्थव्यवस्था। तो ये था हमारा एक तीसरा क्वेश्चन जो किससे संबंधित था, भारत की अर्थव्यवस्था थे। इसमें हमने जानने की कोशिश की पूंजीवादी क्या होती है अर्थव्यवस्था, समाजवादी क्या होती है, और मिश्रित क्या है, या सामान्य अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। छिपी हुई बेरोजगारी, ऑप्शन क्या है आपके, पहला ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, ठीक है। ये क्षेत्र थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको क्षेत्र ऐसे लिखना है हर ऑप्शन में, ठीक है। कृषि क्षेत्र, दूसरा है उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका, कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो ये दूसरे नाम से भी है, छिपी हुई बेरोजगारी को ही हम प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये याद रखना। फिर आता कि ये होती क्या है, ठीक है ना। अब दो क्वेश्चन तो हमें पता चल गए कि छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में है, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये होती क्या है, अर्थ क्या है इसका, जब आवश्यकता से अधिक व्यक्ति किसी कार्य में लगे हों, किसी कार्य में हो, इसका मतलब समझे। देखो इसको एक अर्थ में पूछ सकते हैं कि अब देखो किसी के पास, एग्जाम्पल से समझना, किसी के पास 10 बीघा जमीन है, कोई किसान परिवार है, उसके पास कितने बीघे जमीन है, 10 बीघा, 10 बीघा जमीन है, ठीक है। उसके घर में सपोज माता पिता को मिलाकर, ठीक है, 5 मेंबर हैं। टोटल कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर, जिसमें 5 मेंबर में आप बन सकते 2 भाई हैं और उनके एक लड़की है, यानी 3 भाई बहन हैं और माता पिता, 5 मेंबर हैं। तो अगर उनके पास रोजगार नहीं है कोई, तो वो पांचों ही उस 10 बीघे जमीन में लगे रहेंगे, खेती करते रहेंगे उसको ही। जबकि उस 10 बीघे की खेती को कौन, अकेला व्यक्ति, उनका पिता भी संभाल सकता, ठीक है। तो आवश्यकता से अधिक बेरोजगार, आवश्यकता से अधिक श्रमिक व्यक्ति एक ही सेक्टर में काम कर रहे हैं, देखो, जबकि जरूरत कितने की थी, एक व्यक्ति की। तो ऐसी बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रही है उस परिवार को कि वास्तव में वो 4 मेंबर क्या हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बेरोजगारी क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। ये भारत के एग्रीकल्चर विभाग में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, सॉरी विभाग नहीं, एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्या है, पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। अगला क्वेश्चन है, और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन भी रहेगा, क्योंकि आज हमने इस क्लास की स्टार्टिंग करी है, ओपनिंग करी है, अर्थशास्त्र से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न है उसको उठाएंगे हम। तो इसमें अंतिम क्वेश्चन रहेगा आज, ये 5वां क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में किस आंकड़े को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है ना, शामिल नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा जीवन स्तर, और चौथा ऑप्शन जनसंख्या, ठीक है। राइट आंसर है इसका जनसंख्या। राइट आंसर क्या है, जनसंख्या। इसको समझते हैं, मानव विकास रिपोर्ट होती क्या है, इसको बोलते हैं एचडीआई इंडेक्स। एचडीआई रिपोर्ट भी बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। देखो किसी वर्तमान में किसी देश के विकसित होना या अविकसित होना या विकासशील होना का सबसे अच्छा जो आंकड़ा हम निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, एचडीआई इंडेक्स से। किससे निकालते हैं, एचडीआई इंडेक्स से। इसको सबसे पहले याद रखना 1990 में किसने प्रचलित करा था इसको, कौन है इसके जन्मदाता, तो एक अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के, महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, ठीक है। कौन थे, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री। इन्होंने इसको प्रतिपादित करा था, ठीक है ना, 1990 में। दूसरा इसमें जो देखो किसी देश की तरक्की के लिए 3 आंकड़े लिए जाते हैं। कितने आंकड़े लिए जाते हैं एचडीआई के लिए, 3 आंकड़े। पहला शिक्षा, ठीक है, दूसरा स्वास्थ्य, और तीसरा है आपका जीवन स्तर। जीवन स्तर। अगर किसी देश में ये तीनों ही
आंकड़े अच्छे मिलते हैं तभी उसको विकसित की श्रेणी में रखते हैं। इसके लिए हम देखते क्या हैं, इसके लिए हम देखो ध्यान रख, शिक्षा में तो देखते हैं कि उसकी साक्षरता कितनी है, ऑप्शन में साक्षरता भी आ सकता है, ठीक है, लिटरेसी रेट कितनी है उस देश की, ये देखा जाता। फिर पढ़े लिखे तो हैं, अब इससे ही काम नहीं चलेगा, किसी देश में पढ़े लिखे ही है कोई विकसित हो गया। फिर देखते हैं लोगों की जीवन प्रत्याशा भी कितनी है, यानी उनका हेल्थ क्या है। अब पढ़े हैं वो बीमार, ठीक है, टाइम काट रहे हैं, ठीक है ना, बीमार हैं टाइम काट रहे हैं, मरणासन स्थिति में हैं, ठीक है ना, या बीमार रहते हैं, तो ऐसे पढ़े लिखे का होने का क्या फायदा जो बीमार रहे। या एक चीज देखी जाती है जीवन स्तर, जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, पीसीआई प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो अगर देखो किसी के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो उसके पास शिक्षा है तो कोई फायदा नहीं, तो भी वो देश के नागरिक अच्छे स्थिति में नहीं है। और अगर उनके पास देखो शिक्षा भी है, अच्छा स्वास्थ्य भी है, और उनके पास पैसे नहीं है, पर कैपिटल इनकम बहुत कम है, तो जब पैसा नहीं है तो फिर क्या हुआ, फिर भी कुछ भी नहीं, ठीक है, ठन गोपाल है फिर भी, तो वो देश भी अच्छी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। तो ये तीनों ही आंकड़े देखे जाते हैं किसमें, एसडीआई रिपोर्ट में। साथ ही साथ याद रखना इस रिपोर्ट को कौन जारी करता, अगर क्वेश्चन पूछने लगे तो एक संस्था है यूएनडीपी, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्र विकास कार्यक्रम, कार्यक्रम। और इसको क्या बोलते हैं, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखना किससे बारे में, ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। मैंने तो एक क्वेश्चन लिया एसडीआई से, एक करंट का भी क्वेश्चन बनता। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखना कि एसडीआई जो रिपोर्ट 2023 में प्रकाशित हुई उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी, भारत की, आपको एक कमेंट में बताना किसकी रैंकिंग, भारत की, क्योंकि ये पूछी जाती है करंट में भी, भारत की रैंक क्या थी 2023 में, ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना। आज की क्लास को फिर हम यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए और इंटरेस्टिंग जानकारी और भी प्राप्त करने के लिए आज ही जो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।